हे फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे अरबों के आक्रमण से पहले कैसी थी। तो भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, सामाजिक दशा कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, धार्मिक कैसी थी, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो हमने इस्लाम धर्म का उदय पढ़ा था और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है हमारा, अरबों के आक्रमण के पूर्व यानी कि पहले भारत की दशा कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक दशा। देखिए, देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारत विभिन्न राज्यों में विभक्त था। और आप जानते हो कि ये जो विभिन्न राज्यों में विभक्त था भारत, जो कि अपने आप में स्वतंत्र थे। वे राज्य कैसे थे, वे अपने आप में स्वतंत्र थे और उनके बीच कोई अच्छा मतलब कोई मित्रतापूर्ण संबंध, कोई मैत्रीपूर्ण संबंध भी नहीं था और वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चीनी यात्री बोलते हैं, मतलब चीनी यात्री हुए इंसान, इनका नाम आते ही आपके दिमाग में हर्षवर्धन घूमते होंगे ना, उन्हीं के काल में आए थे और इनके समय में 5वीं बौद्ध समिट भी हुई थी। ठीक है, कहां पे हुई थी, कान्यकुब्ज या महोदयश्री बोल लीजिए या कन्नौज या इत्र नगरी। समझ में आया। ओके, काबुल की घाटी में एक क्षेत्रीय राजा का शासन था जिसके उत्तराधिकारी 9वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। ठीक है, तो राजनीतिक दशा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमने पहले कर रखा है ना वीडियोस, मतलब चाहे वो पाल वंश हो चाहे वो चालुक्य वंश हो, तो उसी को शॉर्ट में समझेंगे और थोड़ा सा कुछ नया आएगा। जैसे कश्मीर का देखेंगे, कश्मीर में कौन सा शासक था और असम में कौन था। तो इस तरीके से पाल वंश तो आप पढ़ ही चुके हो, तो शॉर्ट में ही देखना, संक्षिप्त विवरण दूंगी मैं यहाँ पे। समझ में आया। विभिन्न राजवंशों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वीं सदी में जो कश्मीर है वहां पे देखिए क्या है, कारकोट राजवंश, हिंदू वंश था, कारकोट राजवंश। यहाँ पे कौन था, दुर्लभ वर्धन। अब दुर्लभ वर्धन के काल में ही ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि किसके काल में चीनी यात्री आया, किसके काल में अरब यात्री आया। इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, किसने किसके काल में यात्रा की थी। तो दुर्लभ वर्धन के काल में ह्वेनसांग जो है कश्मीर की यात्रा करता है। ये जो दुर्लभ वर्धन है, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, प्रतापदित्य। और प्रतापदित्य ने ही प्रतापपुर की नींव रखी थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि कश्मीर में 7वीं सदी में कौन था, कारकोट राजवंश। कारकोट राजवंश की अगर हम बात करें, दुर्लभ वर्धन था। इसके काल में ह्वेनसांग चीनी यात्री कश्मीर की यात्रा करता है और उत्तराधिकारी प्रतापदित्य प्रतापपुर की नींव रखता है। कश्मीर का इतिहास जानने का सबसे अच्छा सोर्स है कलहंड की राज तरंगिणी। ठीक है, जय सिंह, अभी एक जय सिंह शासक आएंगे, उन्हीं के काल में ही राज तरंगिणी को मतलब लिखा गया था, कलहंड द्वारा वो पूरा किया गया था। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा। जैसे आप प्रतिहार वंश पढ़े थे, तो प्रतिहार वंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, मिहिर भोज है ना। पाल वंश में देवपाल, उसी तरीके से यहाँ भी है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापिड और जयापिड विनयादित्य। ठीक है, तो ललितादित्य का समय है 724 से लेके 760 और जयापिड का है 779 से लेके 810 इसमें। ओके, कश्मीर के राजवंश, अच्छा कश्मीर में कौन कौन से राजवंश आए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारकोट आया, उत्पल आया और लोहार वंश आया। कारकोट, उत्पल और लोहार वंश आया। सबसे पहले कारकोट हमने अभी देखा, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। इसकी स्थापना, जैसा कि यहाँ भी लिखा था, पहले मैंने क्या लिखा है, दुर्लभ वर्धन। तो दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की नींव डाली थी, ये याद रखना है आपको। कहाँ पे, कश्मीर में। सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिड था। ललितादित्य ने ही कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन को कौन पराजित किया, ललितादित्य मुक्तापिड ने। ठीक है, स्रोत क्या है इसका जानने का, बताया मैंने, राज तरंगिणी किसने लिखी है, कलहंड ने लिखी है राज तरंगिणी। ललितादित्य ने कश्मीर में अनंतनाग है ना, बेरी नाग, अनंतनाग है ना, ये सब है, ढेर सारे नाग ही नाग है। जैसे जब भी कोई झील का नाम आता है ना, तो अगर नाग लिखा हो ना, तो आप टिक कर सकते हो कश्मीर, है ना। ओके, कश्मीर में ही नाग है। तो अनंतनाग में ही मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, किसने, ललितादित्य ने। ओके, कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया, किसने, ललितादित्य ने।
क्या बसाया? परिहासपुर नगर बसाया, और चीनी दरबार में इसने दूत भी भेजा। ओके, तो ये कारकोट वंश था। अब आगे आ जाइए, उत्पल वंश की बात करें। मैंने बोला कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये 3 वंश थे कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, स्थापना उत्पल वंश की किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी। किसने की थी? अवंती वर्मन ने उत्पल की स्थापना की थी, उत्पल वंश की। अवंतीपुरा और सुइयापुरा इस नगर को बसाया था किसने? अवंती वर्मन ने। ठीक है, रत्नाकर कवि रत्नाकर और आनंदवर्धन, कवि रत्नाकर और आनंदवर्धन, इनको जो है ये अवंती वर्मन के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अभियंता सुरा के ही नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के काल में, अवंती वर्मन के काल में अभियंता सुरा के नेतृत्व में कई सारे नहरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया गया था। फिर आते हैं गोपाल वर्मन। कौन है ये? गोपाल वर्मन है। ओके, गोपाल वर्मन के काल में अव्यवस्था फैल गई और इसका फायदा, अब अव्यवस्था फैलेगी तो फायदा कोई और उठाएगा, यशस्कर ने उठाया। इसका फायदा यशस्कर ने उठाया और कश्मीर की सत्ता पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? नाम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका यशस्कर। ठीक है, अच्छा, इस वंश का सबसे महत्वाकांक्षी जो शासिका थी वो कौन थी? रानी दिद्दा। सॉरी, यहाँ मिट गया है, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा पहली शासिका थी। अगर पूछे कश्मीर में पहली महिला शासिका कौन थी तो आप बोलोगे रानी दिद्दा। बेशक ये इस वंश में थी, लेकिन ये वंश कौन सा था इनका? लोहार वंश था। ठीक है, किस वंश की थी? ये लोहार वंश की थी। तो रानी दिद्दा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, शासिका उत्पल वंश के और वंश इनका कौन सा था? लोहार वंश। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आपका लोहार वंश, स्थापना कौन करता है? संग्राम राज। ठीक है, लोहार वंश की स्थापना कौन करता है? संग्राम राज करते हैं। उत्तराधिकारी इनका होता है अनंत राज। ठीक है, संग्राम राज का उत्तराधिकारी कौन है? अनंत राज है। और अनंत राज के शासन काल में इसका सहयोग सूर्यमती करती है। देखो, अनंत राज जो है ना, उसका सहयोग सूर्यमती करती है। सूर्यमती कौन है? सूर्यमती इनकी पत्नी है। तो इनको अपनी पत्नी का क्या था? सहयोग प्राप्त था शासन में। ठीक है, समझ में आया? तो संग्राम राज, उसका उत्तराधिकारी हुआ अनंत राज, और अनंत राज की पत्नी उसका सहयोग करती थी, सूर्यमती नाम था उनका शासन में। ठीक है, इस वंश का शासक हर्ष था। हर्ष को कश्मीर का नीरो बोलते हैं। ये बहुत क्रूर था। ठीक है, कहते वहां अकाल पड़ा हुआ था उसके बाद भी इसने, और इसके लिए मतलब एक तरीके से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह में हुआ क्या था? इसका पुत्र था भोज और ये हर्ष, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। समझ में आया? तो इस वंश का शासक कौन था? हर्ष। ये विद्वान भी था, कवि भी था, और इसको बहुत सारे बहुभाषाविद, मतलब कि बहुत भाषाओं का जानकार भी था। कई भाषाएं से आती थी, और इसी पर आश्रित थे कलहन, मतलब इसी के दरबार में थे कलहन। ठीक है, कलहन ने क्या लिखी है? राज तरंगिणी लिखी है। ठीक है, कश्मीर का नीरो इसे बोलते हैं। अत्याचार पूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर 2 भाई थे, नाम था उनका उत्सल और सुत्सल। इन उत्सल और सुत्सल ने कर दिया विद्रोह, और विद्रोह में ही इसका पुत्र था भोज, और ये दोनों की हत्या कर दी गई हर्ष की। ठीक है, तो कश्मीर का नीरो हर्ष। ठीक है, इसे हर्षवर्धन वाले हर्ष से कंफ्यूज नहीं करिएगा। समझ में आया? चलिए, अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक हुआ जयसिंह। इसने यवनों को परास्त किया और इसके काल में राज तरंगिणी की रचना की गई थी। तो राज तरंगिणी की रचना किसके काल में की गई? जयसिंह के। किस वंश का है? लोहार। ये रहा लोहार वंश। ठीक है, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। चलिए, अब आ जाइए असम की बात करते हैं। असम, कामरूप। ठीक है, देखिए, प्रथम महत्वपूर्ण शासक इसका पुष्यवर्मन है, और इसी पुष्यवर्मन ने ही इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष को बनाया था। प्राग्ज्योतिष राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राग्ज्योतिष राजधानी थी। भास्कर वर्मन अंतिम शासक था। ठीक है, बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं हम। ठीक है, भास्कर वर्मन कौन था? अंतिम शासक था। इसके बाद कामरूप पाल साम्राज्य में मिल गया। पाल साम्राज्य, हम पाल वंश को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा है, उससे पहले पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है,
तो पाल साम्राज्य में मिलाया। शॉर्ट में हम फिर भी देखेंगे, पाल वंश का शासन कहाँ था? बंगाल में था। संस्थापक गोपाल है, 750 में इन्होंने नींव डाली थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक अगर हम बोले देवपाल था। देवपाल के बाद आप जानते हो कि ये काफी मतलब कोई अच्छा आता नहीं है शासक, तो इसका पतन शुरू हो जाता है। देवपाल के अंतिम समय में प्रतिहारों की शक्ति बढ़ने लगी थी और देवपाल का विरोधी मिहिर भोज था। आपको पता है मिहिर भोज कौन था? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, मिहिर भोज। प्रतिहारों के विघटन के बाद, अब देखिए मैंने बोला पाल वंश, पाल वंश में गोपाल जो है इसके संस्थापक होते हैं, और गोपाल, और फिर मैंने बोला कि देवपाल, देवपाल के बाद कोई इतना अच्छा आया नहीं। ठीक है, तो ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। और पाल वंश, देवपाल का विरोधी कौन था? मिहिर भोज था। मैं जब गुर्जर प्रतिहार मतलब जब मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मिहिर भोज था। और मिहिर भोज प्रतिहारों के, अब जब प्रतिहारों का विघटन हुआ तो उसके बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिसमें अजमेर और शाकंभरी के चौहान महत्वपूर्ण है ना, चौहान वंश, जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह, है ना। फिर आते हैं चालुक्य वंशी। दक्षिण में देख, चालुक्य वंशी की अगर हम बात करते हैं तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, है ना। और चालुक्य वंशी शासक विजयादित्य ने 689 से 733 तक शासन किया। कांची कहते हैं ना पल्लव, कांची के पल्लव, तो कांची पर विजय किया। किसने किया? विजयादित्य ने विजय कर लिया कांची पर। और पल्लवों से, अब वहां पे विजय करने के बाद क्या किया उसने? उनसे टैक्स यानी कि कर वसूला। ठीक है, कर प्राप्त किया। आगे देखिए, अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक, पूछ सकता है कौन था चालुक्य शासक? तो विजयादित्य था। और पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। ठीक है, विजयादित्य के बारे में मैंने क्या बताया कि विजयादित्य ने क्या किया? पल्लव मतलब पल्लवों पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, कांची के पल्लवों पर आक्रमण किया और उनसे टैक्स भी वसूला। ठीक है, तो अरब आक्रमण के समय चालुक्य वंशी विजयादित्य था और पल्लव वंशी कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था। इंपॉर्टेंट राजनीतिक दशा के संक्षिप्त अवलोकन से ये जो मैंने एक राजनीतिक दशा का एक मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई अरबों का जब सिंध पर आक्रमण हुआ ना, तो उस समय कोई मजबूत शक्ति नहीं थी जो इनसे मुकाबला कर सके। ठीक है, कोई केंद्र में कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी और इस वजह से इन्होंने यहाँ पे, आपको आगे जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब मैं पढ़ाऊंगी अरबों का आक्रमण, जो रावर का युद्ध वगैरह होता है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने राजनीतिक दशा को अभी बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे तो ये समझ में आया ना कि कोई सत्ता तो थी नहीं, ये आपस में ही लड़ रहे थे, है ना। ओके, अब शासन प्रबंधन कैसा था उस समय अरबों के आक्रमण से पहले? देखिए, राजतंत्र की प्रथा प्रचलित थी। राजतंत्र, राजा ही महान होता था। ज्येष्ठाधिकार यानी कि जो जेठ होता था उसी को ही कुर्सी मिलती थी, उसी को ही वही सत्ता चलाता था। जैसे राजा है, राजा का जो जेठ पुत्र होगा वही सत्ता को चलाएगा। ठीक है, वही उत्तराधिकारी बनेगा। राजा सर्वोच्च होता था और राजा की सहायता के लिए, आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ शॉर्ट में बता रही हूं मैं, मंत्रियों की व्यवस्था की गई थी और मंत्री उसकी हेल्प करते थे, है ना। साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। बिल्कुल, साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहा जाता था? भुक्ति। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत उपरिक्त के अधीन होते थे। उपरिक्त जो है प्रांतों को देखते थे और प्रांतों को फिर जिले में विभक्त किया गया था। जिला यानी विषय, और विषय को कौन चलाएगा? विषयपति चलाएंगे, है ना, विषयपति चलाएंगे, विषयपति के अधीन होता था। जिला फिर कई गांव, जिला क्या होता था? कई गांवों का समूह होता था और गांव का जो अध्यक्ष होता था अधिकारिण कहलाता था। नगर का जो प्रबंधन होता था वो कौन देखता था? नगरपति देखता था। और नगरपति की सहायता के लिए ना, जो जनता होती थी, जो नागरिक होते थे ना, उनके द्वारा सभा का चुनाव किया जाता था। ओके, धार्मिक दशा की अगर हम बात करें, धार्मिक दशा कैसी थी? देखिए, राजा जो थे ना, अरब आक्रमण से पहले आप जानते हो कि जो जितने भी राजा हैं उन लोगों ने बौद्धों को बहुत ज्यादा, जैसे वो बौद्धों को संरक्षण दिया था। ठीक है, किससे दिया था? बौद्धों को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया था। और ये जो राजा द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन जब अरबों का आक्रमण हुआ उस समय बौद्ध धर्म जो था ना, अपनी अवनति पे था। ठीक है, और जैन धर्म काफी समय तक चला, है ना।
ओके, दक्षिण में जैन धर्म का बोलबाला था और साथ ही दक्षिण में ना शैव और वैष्णव धर्म भी काफी ये था, ठीक है, मजबूत था, मतलब लोग मानते थे इसको। सामाजिक दशा की अगर हम बात करें, समाज में ना कुप्रथाएं प्रचलित थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, ये बहुत दृढ़ थी। अंतरजातीय विवाह निषिद्ध था, नहीं कर सकते थे, लोग छुआछूत को मानते थे, है ना, जब भी तो अंतरजातीय विवाह नहीं था। और अगर बात करें बहुविवाह की, तो पुरुषों में प्रचलित था, महिलाओं को दूसरा विवाह करने का मतलब ये नहीं था, ठीक है। तो ये थी इनकी सामाजिक दशा। ओके, तो हमने सामाजिक देखा, धार्मिक दशा देखा, राजनीतिक दशा देखा, तो ये सारी चीजों को देखा। तो अरब आक्रमण के पहले भारत की ये स्थिति थी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अरबों का आक्रमण। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब बढ़िया, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।